देख रहे हैं क्या की तैयारी है। ये जितना आज की जो हम लोग टॉपिक की बात करेंगे, कल हम लोग पढ़े थे क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। क्रिस्टलीय ठोस जो होता है कणों से मिलकर बने होता है, लेकिन कण जो होते हैं नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। कल हम लोग इसकी जिक्र किए थे। पहले आपको बता दें कि जब आणविक ठोस माने क्रिस्टलीय ठोस को इतने भागों में बांटा गया, फिर आप देखेंगे कि आणविक ठोस को 2-4 भागों में और बांटा गया। लेकिन आप बस इतना याद रखिए, आपसे कोई पूछता है कि आणविक ठोस किसे कहते हैं। आणविक ठोस, ठोस का मतलब जानते हो, जैसे ये है ना, ये ठोस अवस्था में। लेकिन अब देखो ठोस को भी इतने भागों में हम लोग बांट दिया। तो आपको अगर कोई पूछता है कि बताइए आणविक ठोस क्या होता है, तो आप कहेंगे ऐसे ठोस जो अणुओं से मिलकर के बना होता है। ऐसे ठोस जो अणुओं से मिलकर के बना होता है, उसे क्या कहते हैं? आणविक ठोस कहते हैं। उदाहरण में तो बहुत कुछ लिख सकते हैं। H2O लिख सकते हैं। H2O माने जल है, जल भी आणविक ठोस आपका है। मेथेन भी लिख सकते हैं, CH4 आप लिख सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl भी लिख सकते हैं आपका। तो इस तरीके से H2S भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड है। ये सब आपके आणविक ठोस में आता है, ठीक है। और दूसरा आपका होता है आयनिक ठोस। तो आयनिक ठोस में ऐसे ठोस जो आयनों से मिलकर के बने होते हैं, माने ऐसे ठोस जो किससे मिलकर बने होते हैं? आयनों से, उससे आयनिक ठोस कहते हैं। इसमें एक धनायन होता है, एक ऋणायन होता है। जैसे Na है, Cl है, Na है, Cl है। जो Na है प्लस में है, Cl आकर क्या है? माइनस में। तो Na प्लस हो जाए, NaCl हो जाएगा। अच्छा, इस ठोस की एक और विशेषता बताते हैं कि जो आयनिक ठोस होते हैं, जब ये ठोस अवस्था में रहते हैं तब विद्युत का कुचालक होते हैं। ये आपके अभी पाठनीय प्रश्न में प्रश्न भी दिया है कि जो आयनिक ठोस होते हैं जब ये ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था का मतलब NaCl है, नमक का सूत्र होता है ना NaCl। जब ये ठोस अवस्था में है तो जब इसको कहीं रखेंगे तो इसके अंदर विद्युत प्रवाहित नहीं होगा। लेकिन जब इसको जल में घोल देंगे, जैसे NaCl है, जब इसको जल में डाल देंगे तो अपने आयनों में टूट जाता है। NaCl जो होगा Na प्लस में Cl माइनस में टूट जाएगा। तो इसके अंदर विद्युत का क्या होता है? प्रवाह हो सकता है। इसके अंदर विद्युत का प्रवाह होता है। एक प्रश्न आता है कि जब आयनिक ठोस अवस्था में होता है तो विद्युत का चालक नहीं होता, माने कुचालक होता है। तो आप कहते हैं कि सर जब आयनिक ठोस अवस्था में होता है तो अपने आयनों में नहीं टूटा होता है, इसलिए इसके अंदर विद्युत का प्रवाह नहीं हो पाता है। लेकिन जब इसको जल में डाल देते हैं तो अपने आयनों में टूट जाता है। जैसे NaCl है, जल में डालेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस। अच्छा, तक प्लस माइनस नहीं रहेगा तब तक धारा नहीं बहता। तो जब ये जलीय विलयन में जाता है तो ये क्या होता है? इसके अंदर धारा का प्रवाह होने लगता है। आपको कोई दिक्कत नहीं है यार, एकदम आपको देखिए बताया जा रहा है कि एकदम सिंपल जो आपको पूरा सुनते ही याद हो जाएगा। उसके बाद से धात्विक ठोस, जितना धातु के गुण होता है इसके अंदर लिख दिया जाता है। माने देखो, धात्विक ठोस वह होते हैं जिसके अंदर चमक पाई जाती है, जो विद्युत और उष्मा के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। जिसके अंदर तन्यता के गुण पाया जाता है। तन्यता का मतलब तान करके तार बना सकते हैं। आघातवादिता का गुण पाया जाता है, जिसको आप पीट करके चादर भी बना सकते हैं। अच्छा, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, मैं आपसे कुछ प्रश्न इसमें कर रहा हूँ कि 2 ऐसे धातु का नाम बताना। आपको 2 ऐसे धातु का नाम बताना है कि जब इसको हाथ पर अगर रखें, जैसे धातु है, हाथ पर रखें तो हाथ पर ही वो गल जाए। उसका नाम होगा गैलियम और सीजियम। हालांकि कितना जगह फ्रांसियम भी कह सकते हैं, गैलियम और फ्रांसियम भी लिख सकते हैं। जिसको हाथ पर रखते ही क्या होता है? गल जाता है। पारा कहाँ गलेगा यार? पारा तो पहले ही गला रहता है, पहले ही द्रवावस्था में होता है, तो रखोगे तो वैसे ही रहेगा ही। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है, एक ऐसे धातु का नाम बताना है। धातु का मैं नाम पूछ रहा हूँ जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा, इससे आसान कोई क्वेश्चन ही नहीं हो सकता। एक और आपसे क्वेश्चन है कि एक ऐसे धातु का नाम बताओ जो विद्युत का कुचालक होता है। विद्युत का कुचालक धातु है, लेकिन विद्युत का कुचालक होता है। उसके अंदर विद्युत प्रवाहित नहीं किया जा सकता। याद है? वो तो अधातु है यार। आयोडीन में चमक पाया जाता है, वह धातु होते हुए उसमें चमक पाया जाता है। उसका नाम होगा लेड। मैग्नीशियम में धारा नहीं प्रवाहित होता, बहुत तगड़ा धारा बहता है। उसका नाम क्या होगा? लेड। लेड जो होता है विद्युत और उष्मा के कुचालक होता है। अब पारा भी तो उष्मा के कुचालक होता है, ये याद रखना। पारा भी क्या होता है? हाँ, उष्मा के कुचालक होता है। कभी उसको आगे पर रख के गर्म करके देखे ना, वहीं रह जाता है, बूंदे के रूप में रह जाता है आपका। बाकी जो बात धातु वगैरह वो गलना से रह जाता है। बात समझ रहे हो? सब याद रखना। अच्छा, 2 ऐसे धातु का नाम लिखो जिसको आसानी से हम लोग काट सकते हैं। चाकू से काटना चाहे तो काट सकते हैं। सोडियम और पोटेशियम।
एक ऐसे धातु का नाम बताओ, बहुत ऐसा प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं, कंपटीशन लेवल में आता है। माने एक ऐसे धातु का नाम बताओ जो पृथ्वी के अंदर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। अभ्रक, ये धातु है। गजब बात करते हो तुम लोग। तार के ऊपर अभ्रक लगा धातु है का? उसका नाम होगा एल्युमिनियम। सही कह रहा लड़का। माने जो एल्युमिनियम धातु है जो पृथ्वी के अंदर सबसे अधिक मात्रा में क्या आता है, पाया जाता है। अब बताओ पृथ्वी पर सबसे कम मात्रा में कौन सा धातु पाया जाता है? उसका नाम होगा मैग्नीशियम। बात समझ रहे हो? ये सब हम धातु के बात बता रहे हैं। चलो, तो धातु तो जान के इतना डिस्कशन हो गया तो कभी भुला ही नहीं सकते हो। बात समझ रहे हो? हाँ, एक और क्वेश्चन आपसे आता है। देखो आपकी किताब में लिखा भी है पाठनीति पृष्ठ में कि कौन ऐसे माने क्रिस्टलीय ठोस होते हैं जो कि हमेशा उसके अंदर विद्युत प्रवाहित कर सकते हैं, चाहे वो द्रव अवस्था में रहे और चाहे वो द्रव अवस्था का मतलब जानते हो, सोना को गला दो तो द्रव अवस्था में होगा। तो कह रहे कि वो कौन सा क्रिस्टलीय ठोस है कि जब वो ठोस अवस्था में रहे और द्रव अवस्था में रहे, दोनों अवस्थाओं में वो विद्युत का क्या होता है? दोनों अवस्थाओं में विद्युत का सुचालक होता है। कौन है? धात्विक ठोस है। आयनिक ठोस बा ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है, खाली द्रव अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। लेकिन जो आपका धात्विक ठोस है, ये दोनों अवस्थाओं में, जब ठोस रहेगा तब और जब द्रव रहेगा तब, दोनों अवस्थाओं में विद्युत का सुचालक होता है। सहसंयोजक ठोस। अच्छा देखो, आप आराम से कहिएगा कि ऐसे ठोस जिसमें हाइड्रोजन बंद पाया जाता है। जिसमें कौन बंद पाया जाता है? हाँ, ये भी जो विद्युत और ऊष्मा होता है उसके कुचालक होता है। विद्युत और ऊष्मा के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। जैसे फास्फोरस आप कह सकते हैं, जैसे ग्रेफाइट आप कह सकते हैं। लेकिन ग्रेफाइट जो होता है इसके अंदर विद्युत को हम लोग प्रवाह कर सकते हैं। मान जो ग्रेफाइट होता है कार्बन के अपरूप होता है, इसके अंदर विद्युत प्रवाहित कर सकते हैं, लेकिन ऊष्मा प्रवाहित नहीं कर सकते। ऊष्मा प्रवाहित कर सकते हैं नहीं। हीरा भी आ जाएगा सहसंयोजक ठोस में, तो हीरा का उसके अंदर ऊष्मा प्रवाहित हो सकता है लेकिन विद्युत प्रवाहित नहीं हो सकता। आयोडीन भी आ जाएगा आपका इसके अंदर। बात समझ रहे हैं? तो माने ऐसे ठोस जिसके अंदर हाइड्रोजन बंद पाया जाता है, जो माने अधिकतर विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होता है, उसको हम लोग सहसंयोजक ठोस कहते हैं। और उसके बाद जो पाठनीति प्रश्न होगा उसकी जिक्र करेंगे हम लोग जब प्रश्न आएगा तो। और इसी से संबंधित प्रश्न होगा जो आप पढ़े हैं ना, इसी से संबंधित इसमें प्रश्न होगा। उसके बाद से क्रिस्टक जालक होता है। तो क्रिस्टक जालक क्या कहते हैं? ये क्रिस्टक जालक एक प्रकार की संरचना होती है जो एक कोष्ठक से मिलकर क्या होती है, बनी होती है। क्रिस्टक जालक एक प्रकार की ठोस होता है, संरचना होता है, जो कि किससे मिलकर बना होता है? एक कोष्ठिका से मिलकर बना होता है। जैसे घर दिख रहे हैं, कमरा, ये कमरा आपका एक क्रिस्टक जालक है। और ये क्या होता है? ईंट से मिलकर बना है ना, कमरा को क्रिस्टक जालक मान लेते हैं। और जो ईंट है उसको एक कोष्ठिका मिलता है। जिस तरीके से एक कोष्ठिका मिलता है तो क्रिस्टक जालक का निर्माण होता है, ठीक उसी तरीके से जब एक एक ईंट मिलते हैं तो घर का निर्माण होता है। और उसके बाद से एक प्रश्न आता है, एक कोष्ठिका क्या होता है? तो आप कह सकते हैं कि क्रिस्टक जालक के सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? हाँ, कोष्ठिका कहते हैं। अच्छा, आप कहेंगे सर ये घर के सबसे छोटी इकाई क्या है? तो कहेंगे सर, हम कहेंगे ईंट, तो कहेंगे नहीं सर, ईंट तो मिट्टी से बनता है। नहीं, मिट्टी तो इसमें लगा है नहीं है। माने सबसे छोटी इकाई घर का ईंट ही माना जाता है। ठीक है, उसके बाद से सीमेंट वगैरह भी आता है। कहेंगे सर सीमेंट के तो कण इससे भी छोटे हैं, तो उसको क्या नहीं मानते हैं, छोड़ो, उसको ईंट का ही माना जाता है इसमें। तो ये सब आपकी जिक्र रहा। पूरा जो आपकी डाटा था मैंने आपको 10 मिनट में पूरा डाटा को बता दिया कि ये आपको पढ़ने वाला है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम लोग आज क्रिस्टलीय ठोस के वर्गीकरण। देख ही रहे हैं, पहले हम लोग पढ़ते हैं आणविक ठोस। ये नंबर आता है आणविक ठोस। तो लिखते हैं हम लोग ऐसे ठोस जो अणुओं से मिलकर बने होते हैं। ऐसे ठोस जो अणुओं से मिलकर बने होते हैं उसे आणविक ठोस कहते हैं। बाबू तनी अच्छा सा आप याद करिए, समझ रहे हैं? ऐसे ठोस जो अणुओं से मिलकर के बने होते हैं उसे हम लोग कौन सा ठोस कहते हैं? आणविक ठोस कहते हैं। याद करो सब लोग। और भी इसमें कुछ लिख सकते हैं कि जो आणविक ठोस होते हैं इसमें वांडर वाल्स बल क्या होते हैं? कार्य करते हैं या पाए जाते हैं, ये भी कह सकते हैं। समझ रहे हो? तो लिख लो कि आणविक ठोस में वांडर वाल्स बल कार्य करते हैं।
वान डर वाल्स बल कार्य करते हैं। इसमें अणु एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, एक निश्चित क्रम में। क्या और इसमें आप लिख सकते हैं? उदाहरण तो लिखेंगे ना, जो आणविक ठोस होते हैं तो उसका उदाहरण लिख लेते हैं। माने कौन कौन ऐसे ठोस होंगे जिसमें आणविक ठोस पाए जाते हैं, आणविक ठोस के गुण पाया जाता है। बहुत सारा उदाहरण लिख सकते हैं। कह सकते हैं कि सर हम लोग जो भी आणविक ठोस की बात होती है तो आप इसमें कह सकते हैं कि अगर हाइड्रोजन की बात करें तो इसमें भी आणविक ठोस के गुण पाया जाता है। आयोडीन की बात करें तभी भी पाया जाता है आपका। अमोनिया की बात करें NH3 के तो इसमें भी पाया जाता है। H2O की बात करें तो इसमें भी उपस्थित होता है आणविक ठोस। अच्छा, इसी आणविक ठोस को हम लोग 3 भागों में बांट देते हैं। एक होता है ध्रुवीय आणविक ठोस, एक होता है अध्रुवीय आणविक ठोस और एक होता है हाइड्रोजन आणविक ठोस। याद करो। तो ये जो आणविक ठोस देख रहे हैं बहुत ऐसे आपको लिखाया गया होगा 3 भागों में, नहीं तो अगर इसको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। आप 11 में पढ़े थे ध्रुवीय यौगिक किसे कहते हैं? हाँ, ध्रुवीय यौगिक बताओ। जो अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बना, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, तो H और Cl से मिलकर बना है, तो H और Cl से मिलकर बना होता है, इसको हम लोग ध्रुवीय कहते हैं। अध्रुवीय में जो होता है एक ही प्रकार के परमाणु, जैसे आयोडीन हो गया I2 तो I एक ही प्रकार से मिलकर बना है। क्लोरीन हो गया Cl2, Cl से मिलकर बना है। ये सब 11 की पढ़ाई है, लेकिन 12 में आ गया तो 12 में भी सीख लो, 11 में नहीं पढ़े तो लिख लो। आणविक ठोस के प्रकार एक एक लाइन में लिख लेते हैं, वैसे नहीं लिखेंगे तभी आपका हो जाएगा। ये आणविक ठोस के प्रकार देख रहे 3 प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? पहला लिख लेना, ए नंबर लिख लेना, ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोस लिखो, वे ठोस जो अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं तथा दोनों परमाणु अधातु होते हैं। दोनों परमाणु क्या होते हैं? अधातु। बहुत सिंपल है। ध्रुवीय का मतलब होता है अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, लेकिन दोनों क्या होते हैं? अधातु। उदाहरण में आप लिख सकते हैं, उदाहरण में आप लिख सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, चाहे आप और भी लिख सकते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड या हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये आप लिख सकते हैं। देखो अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बना है। एक हाइड्रोजन अलग है, क्लोरीन अलग है, दोनों अधातु हैं। हाइड्रोजन भी अधातु है, क्लोरीन भी अधातु है। या हाइड्रोजन भी अधातु है, आयोडीन भी अधातु है, हाइड्रोजन भी अधातु है और ब्रोमीन भी कहाँ है? अधातु। बी नंबर, अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस लिख लो, वे ठोस जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, तो उसे अध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। मानो वे ठोस जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं,
तो उसे अध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। देखो अध्रुवीय बा लेकिन एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। उदाहरण में आप I2 लिख सकते हैं। I2 को हम लोग आयोडीन कहते हैं। Br2 लिख सकते हैं, ब्रोमीन कहते हैं। Cl2 लिख सकते हैं, क्लोरीन कहते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग अध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। ठीक है, ओके। तो ये आपका था आणविक ठोस के प्रकार में देख लेना। ध्रुवीय आणविक ठोस जो कि अलग अलग परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अध्रुवीय आणविक ठोस जो कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और तीसरा हम लोग बात करेंगे, उसका नाम होगा हाइड्रोजन आणविक ठोस। ठीक है, हाँ, किसा लिख लेते हैं? हाइड्रोजन आबंध या हाइड्रोजन आणविक ठोस लिख लो, दोनों सब बात एक ही होता है। अच्छा, आपको याद होगा कि आप जब 11th में होंगे तो बड़ा अच्छा केमिस्ट्री में एक चीज़ पढ़ाया गया होगा, हाइड्रोजन बंध। कोई बताएगा क्या होता है हाइड्रोजन बंध? कोई भी स्टूडेंट? उसी बंध से ही बनता है आपके आणविक ठोस। अच्छा, मैं बता देता हूँ। चलो, आपको एक चीज़ बताया गया था जिसका नाम था फोन। याद है कुछ आपको? 11 में जब मैं पढ़ाया था तो आपको एक बताया था फोन। क्या बताया गया था? हाँ, फोन का मतलब F से फ्लोरीन, O से ऑक्सीजन और N से नाइट्रोजन। ये क्या है? ए बालक क्या देख रहा है, क्या कर रहा है? यह देखो तो ये क्या होता है हाइड्रोजन बंध। देखो समझो, वही तो समझा रहे हैं। ये फोन आपने लिख दिया और ये फ्लोरीन है। इसकी सबसे अधिक विद्युतीयतात्मकता होती है, याद करो। सबसे प्रबल माने विद्युतीयतात्मकता फ्लोरीन की होती है। और आपको पढ़ना भी है। अभी आप इसी किताब का जब लेसन नंबर 7 पढ़ेंगे तो मैं आपको पढ़ाऊँगा वर्ग 16 के बारे में। ऑक्सीजन परिवार के तत्व पढ़ेंगे। वर्ग 17 के बारे में। वर्ग 17 में फ्लोरीन आता है ना, फिर कल बाहर आई उसको पढ़ना है। फिर आपका क्या है, नाइट्रोजन है वर्ग 15 के परिवार में। तीनों आपके हैं। तो सबसे प्रबल जो विद्युतीयतात्मक तत्व होता है फ्लोरीन होता है। तनि उससे कम ऑक्सीजन होता है, तनि उससे कम नाइट्रोजन होता है। इन तीनों तत्वों के साथ जब हाइड्रोजन जुड़ता है और जो इन तीनों तत्वों के बीच में हाइड्रोजन के साथ जो बंध बनता है उसी को हाइड्रोजन बंध कहते हैं। क्या कहा गया? कहने हमने ये कहा कि जो 3 तत्व देते हैं बारी बारी से, इन तत्वों के साथ जब हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बंध। मान लो सपोर्ट है यहाँ पर H बन गया तो दोनों के बीच में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में। यहाँ पर आपका H2O बन गया जल, इसमें भी हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। और जो आप HN बना लीजिए, HN या NH3 जो बना लीजिए इसमें, तो इसमें भी हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। याद हो गया ना? देखो एकदम अच्छा से बताया हमने कि इन तीनों तत्वों के साथ जब हाइड्रोजन जुड़ता है तो उनके बीच में जो बंध बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बंध कहते हैं। सब ये 11 की बात होती है। तो चलो अब लिखते हैं। इसमें लिखो, ऐसे ठोस जिसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है उसे हाइड्रोजन आबंध या हाइड्रोजन आणविक ठोस कहते हैं। चलो, उदाहरण में तो देख ही रहे हैं क्या लिख सकते हैं बाबू आप। उदाहरण में तो H2O लिख सकते हैं, HF भी लिख सकते हैं, HI भी लिख सकते हैं। चलो हो गया, या चाहे छोड़ दो, 2 तो लिख लो। ये जल है, इसका क्या नाम है? हाइड्रोजन फ्लोराइड। फटाफट। तब आप B नंबर लिख लीजिएगा, आयनिक ठोस। आयनिक ठोस। मैं जो आपको बताया उसी सारा चीज को इसमें लिखना है। ठीक है, लिखते हैं। याद है ना क्या क्या बताया गया था? ऐसे ठोस जो
आयनों से मिलकर बने होते हैं, मिलकर बने होते हैं, तो उसे आयनिक ठोस कहते हैं। माने ऐसे ठोस जो आयनों से मिलकर बने होते हैं उसे आयनिक ठोस कहते हैं। इसमें धातु और अधातु, धातु और अधातु दोनों उपस्थित होते हैं। इसमें धातु और अधातु दोनों उपस्थित होते हैं। ठीक है। अच्छा, आप उदाहरण में लिख लेंगे NaCl लिख लो, नाम जानते हो ना, सोडियम क्लोराइड। KCl लिख लो, MgO2 लिख लो, MgCl2 लिख लो। आप कितना लिखोगे सब आपके। देखो जितने आपने एग्जाम्पल लिखा है इसमें एक धातु है, यानी आपका धातु है तो Cl आपका अधातु है, K आपका धातु है तो Cl आपका अधातु है, Mg आपका धातु है तो वो आपका अधातु है। और अगर इसको तोड़ते हो ना तो थोड़ा सा आपको बता दें, जब तोड़ोगे इसको तो ये Na+ में और Cl- में टूटेगा। इसको भी तोड़ोगे तो K+ में और Cl-। इसको भी तोड़ोगे तो Mg के ऊपर डबल प्लस, समझ रहे हो, O के ऊपर डबल माइनस, खाली वो दिखा दो। इसको भी तोड़ोगे तो Mg है तो 2 को प्लस दिखा देना, और Cl है तो 1 माइनस दिखा देना। डबल है तो डबल Cl नीचे भी लिख के दिखा सकते हो, और ये डबल है तो डबल लिख के नीचे दिखा सकते हो। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होते हैं, ये आयनों में टूटते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ से एक नोट पॉइंट बन जाता है। क्या नोट पॉइंट में बनता है बाबू? नोट पॉइंट पहला आपका बनता है कि यदि आता है तो नोट ना बना के इसी में लिख सकते थे। यदि आयनिक ठोस अवस्था में तो विद्युत का कुचालक होता है, और यदि आयनिक ठोस द्रव अवस्था में माने गल गया है, घुल गया है, तो अपने आयनों में टूट जाता है, तो वह सुचालक होता है। इसको लिख लेते हैं आयनिक ठोस जब ठोस अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में होता है, तो वह विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक मतलब क्या होगा? क्यों धारा प्रवाहित नहीं होता है? क्योंकि लिख लेना, क्योंकि, हाँ ये जरूर लिख लेना, क्योंकि ये अपने आयनों में नहीं टूटा होता है, क्योंकि ये अपने आयनों में नहीं टूटा होता है। नोट पॉइंट सेकेंड आ जाओ। सेकेंड में कह सकते हैं कि जब आयनिक ठोस द्रव अवस्था में होते हैं, तो जल्दी लिख लेते हैं कि जब आयनिक ठोस द्रव अवस्था में होता है तो विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक होता है क्योंकि ये अपने आयनों में टूट जाता है, क्योंकि अपने आयनों में टूट जाता है। तो ये सब आपके आयनिक ठोस था। हम लोग आणविक पढ़ लिए, आयनिक पढ़ लिए, आप चल रहे हैं धात्विक के पास। इसके पास चल रहे हैं, धातु का पढ़ लिया, सब धातु के गुण इसके अंदर लिख देना है। समझ रहे चीज को? तो अब हम लोग 3 नंबर पर चल रहे हैं, धात्विक ठोस। तो लिखो, ऐसे ठोस जिसमें धातु के गुण पाए जाते हैं, ऐसे ठोस जिसमें धातु का गुण
पाए जाते हैं उसे धात्विक ठोस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं भाई? हाँ, आगे लिखना। धात्विक ठोस में तन्यता, आघात वर्धनीयता, नियता तथा चमक विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। विद्युत और ऊष्मा के उदाहरण में लिख लो, कॉपर लिख लो, जिंक लिख लो, लोहा लिख लो, सोना लिख लो, चांदी लिख लो, और क्या लिख सकते हो? एल्युमिनियम लिख लो, मैग्नीशियम लिख लो, इत्यादि लिख लो। तनी नोट में लिख लेना। लिखना कि धात्विक ठोस, द्रव और ठोस दोनों अवस्थाओं में विद्युत का सुचालक होता है। तो आपका है धात्विक ठोस। सिंपल सी बात है, जो धातु के गुण पाए जाते हैं इसमें उपस्थित होता है। इस तरीके से धात्विक ठोस के बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं। बहुत ये तो 10 के पढ़े हैं, सागर को तो सब याद है धातु के बारे में। चलो आ जाओ, अब आते हैं सहसंयोजक ठोस के बारे में, 4 नंबर। अच्छा, जो जितने बातें बताया गया था, कौन विद्युत के सुचालक होता है, कुचालक होता है, वो सब सिंपली बात थी। आप उसको याद कर लीजिएगा, 10 की किताब में सब था। अब आते हैं 4 नंबर, सहसंयोजक ठोस, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हाँ, नेटवर्क ठोस। तो ऐसे ठोस जिसमें सहसंयोजक बंध क्या होते हैं? पाए जाते हैं। लिख लो यहाँ पर, ऐसे ठोस जिसमें सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं उसे सहसंयोजक ठोस कहते हैं। यह ठोस अधिकतर विद्युत के कुचालक होते हैं। ये ठोस अधिकतर विद्युत के कुचालक होते हैं। समझ रहे हो? उदाहरण में लिख लो, हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड, अच्छा आपको याद है, ये आप 11 में पढ़े थे सिलिकॉन कार्बाइड के बारे में। सूत्र याद है? सिलिकॉन कार्बाइड का सूत्र क्या होता है? हीरा का सूत्र बोलो, कार्बन होता है। ग्रेफाइट का बेका, इसका सर कहोगे SiC होता है। SiC। ये था आपका ठोस के प्रकार, क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। इसको हम लोग आज संपन्न किए। अब आते हैं पाठनीय प्रश्न के पास। इस क्वेश्चन को समझा दें कि क्या क्या आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। देखो 6 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पहले 6 आप लगाएंगे तो 7 तब 8 तब 9, 4 मान क्वेश्चन है। अच्छा 1.6 क्यों लिखा है? ये पहला पार्ट का 6वां क्वेश्चन है, ये पहला पार्ट का 7वां, पहला पार्ट का 8वां, पहला पार्ट का 9, ये आप जान लीजिए। कह रहा है इसमें देखो
कि उपस्थित आंतराणविक बलों के प्रकृति के आधार पर निम्नलिखित ठोसों के विभिन्न संवर्गों में वर्गीकृत कीजिए। माने कौन कौन से ठोस हैं उनका नाम लिखना है। जैसे आपका दिया पोटेशियम सल्फेट, अच्छा याद करो पोटेशियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है, K2SO4 होता है ना, तो K तो धातु होता है, SO4 धातु होता है, तो कौन ठोस हो जाएगा ये, आयनिक ठोस। आयनिक ठोस आप याद कर लीजिए। अच्छा आ जाओ ठोस पोटेशियम सल्फेट हो गया, उसके बाद से क्या लिखा, टीन लिखा है, तो टीन तो आपका धात्विक हो जाए ना, धातु होता है। अच्छा टीन को किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, टीना को किस अक्षर से, हाँ टी से, हाँ तो बोलो कुछ, यस से किससे प्रदर्शित करते हैं। अच्छा परमाणु क्रमांक कितना होता है, 50 होता है, याद कर लेना। टीना का प्रतीक जरूर याद रखना। अच्छा बेंजीन है, बताओ बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6 दिया ना बेंजीन। अच्छा ई कौन ठोस होगा आपका, हाँ आणविक में चला जाएगा, याद करना, क्योंकि ये इसमें हाइड्रोजन बंध भी उपस्थित होता है, इसीलिए हम इसको आणविक ठोस कहते हैं। चलो यूरिया है, यूरिया का सूत्र जानते हैं ना, यूरिया का NH2CO NH2, ये भी आणविक में डाल देना इसको भी। जल है H2O, ये कौन होगा, आणविक होगा। आणविक का एक भाग होता है ना, हाइड्रोजन अभी पढ़े थे, हाइड्रोजन आणविक ठोस, तो उसका केवल आणविक ठोस लिख दो। अच्छा जिंक सल्फाइड आयनिक ठोस होगा, क्योंकि जिंक सल्फाइड ZnS होता है, तो जिंक धातु है, यह सबका अधातु है। अभी आपको हम बता देते हैं ग्रेफाइट कौन सा धातु होगा, अभी आप पढ़े थे ना, सहसंयोजक या नेटवर्क लिख सकते हैं। र्यूबेडियम तो धातु है, तो आपका धातुविक में चला जाएगा। आर्गन क्या है, आर्गन आपका धातु है, तो वो आणविक में चला जाएगा। सिलिकॉन कार्बाइड अभी जस्ट बताया गया, कौन सा होगा, सहसंयोजक ठोस। चलो भाई अच्छा 7वां क्वेश्चन सुनना खूब ध्यान से। कह रहा है कि एक ठोस ए है जो अत्यधिक कठोर तथा ठोस और गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत रोधी है। अच्छा बहुत अच्छा प्रश्न है, देख लो, ठोस और द्रव दोनों अवस्थाओं में विद्युत रोधी है, यानी विद्युत रोधी का मतलब इसके अंदर हम लोग धारा प्रवाहित नहीं कर सकते हैं, और अत्यंत उच्च ताप पर पिघलता है। इस ठोस का क्या नाम होगा, तो इसका नाम होगा सहसंयोजक ठोस। चालक नहीं है, कुचालक है। ठोस और द्रव दोनों अवस्थाओं में कुचालक है, तो क्या नाम होगा, सहसंयोजक ठोस। अगर कहता है कि ठोस और द्रव दोनों अवस्थाओं में विद्युत का सुचालक है, तो आप धात्विक ठोस कहते हैं उसको। अब देखो कह रहा है कि आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं, परंतु ठोस अवस्था में नहीं। व्याख्या कीजिए। तो आयनिक ठोस जब गलित अवस्था में होते हैं तो अपने आयनों में टूटे होते हैं ना, तो इसमें विद्युत का सुचालक हो जाता है। लेकिन जब ठोस अवस्था में होते हैं तो अपने आयनों में नहीं टूटे होते हैं, तो वह उसके अंदर धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। अच्छा 9 नंबर, किस प्रकार के ठोस विद्युत के चालक आघातवर्धीता और तन्यता गुण रखते हैं, कौन सा ठोस। चलो अब इसका उत्तर लिखते हैं हम लोग, खूब बढ़िया से लिख लेना। चलो पहला तो क्वेश्चन नंबर 1.6 का उत्तर हम देखो कौन कैसा है ना, यहाँ पर लिख लेना पहले आणविक ठोस, कौन सा, जौन आणविक ठोस में होगा यहाँ पर लिखा जाएगा। उसके बाद से लिख लेना आयनिक ठोस, इसको लिख लेना इसमें। उसके बाद से धात्विक ठोस, इसको इसमें लिख लेना धात्विक ठोस। उसके बाद से आपका एक होता है ना सहसंयोजक ठोस, सहसंयोजक ठोस। तब इसके बारे में आपको क्या करना है, लिखना। देखो जो क्वेश्चन में दिया गया है बाबू, क्वेश्चन में पहला आपका लिखा है पोटेशियम सल्फेट है ना, तो ये आपके पोटेशियम सल्फेट आयनिक में चला जाएगा, बहुत सिंपल है। पोटेशियम सल्फेट किस में, अच्छा सूत्र भी लिख लेना, K2SO4 होता है, K2SO4। चलो पहला। दूसरा टीन दिया है ना, तो टीन तो आपके धात्विक में चला जाएगा, टीन लिख लो, लेकिन टीन का प्रतीक SN भी लिख लेना। उसके बाद से आपका बेंजीन दिया है, तो ये चला जाएगा आणविक में। बेंजीन किस में, अच्छा बेंजीन का सूत्र याद है, C6H6। उसके बाद से आपका यूरिया है, तो यूरिया भी आयनिक में आणविक में चला जाएगा। यूरिया का सूत्र NH2CONH2, याद कर लेना बाबू। उसके बाद से अमोनिया है, अमोनिया भी आपके आणविक में चला जाएगा। अमोनिया सूत्र तो याद होगा इसका, NH3 हो गया। जल है, जल भी आपका किस में चला जाएगा, आणविक में चला जाएगा। जल का सूत्र H2O होता है। जिंक सल्फाइड है, तो आयनिक में चला जाएगा ये, जिंक सल्फाइड
ये इसका सूत्र होता है ZnS। ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट जो होगा सहसंयोजक में चला जाएगा। ग्रेफाइट का तो कार्बन का ही रूप होता है। रिवेडियम है तो रिवेडियम आपका किस में चला जाएगा, धात्विक में। रिवेडियम का Rb होता है प्रतीक। उसके बाद से आपका है क्या लिखा गया, ये आर्गन है ना, तो आर्गन जो होगा आणविक में चला जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं, जगह नहीं ऊपर लिख देते हैं आर्गन। चलो उसके बाद से हमारे पास क्या है, सिलिकॉन कार्बाइड सहसंयोजक में चला जाएगा। सिलिकॉन कार्बाइड SiC आपका आ गया इसमें, सिलिकॉन कार्बाइड होगा तो सहसंयोजक उसमें आपका ये हो जाएगा। चलो तो लिख सकते हैं इस तरीके से इसका आंसर। अब आते हैं 1.7, इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग। कह रहा है क्वेश्चन में कि एक ऐसे ठोस ए है जो अत्यधिक कठोर है और एक गलित दोनों अवस्थाओं में विद्युत का कुचालक है, तो उस ठोस का क्या नाम होगा। तो लिख लेना कि इस ठोस का नाम सहसंयोजक ठोस, सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस है, या नेटवर्क ठोस है। कंप्लीट हो गया बाबू। 1.8 के उत्तर पर आ जाओ। 1.8 में ये कह रहा है क्वेश्चन में कि आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है। लिख लेना कि आयनिक ठोस गलित अवस्था में अपने आयनों में टूटे होते हैं, इसलिए ये विद्युत के सुचालक होते हैं। जबकि आयनिक ठोस जब ठोस अवस्था में होते हैं तो अपने आयनों में नहीं टूटे होते हैं, इसलिए ये विद्युत के कुचालक होता है। विद्युत के कुचालक होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर हम लोग लिख लेते हैं। कहा है कि माने ठोस है जिसमें तन्यता गुण पाया जाता है, आघात बद्धिता का, तो का उत्तर में होगा। हाँ तो लिखना इस ठोस का नाम क्या है, धात्विक ठोस है। चलो ये टॉपिक हम लोग कल कवर करते हैं दोनों, ठीक है। तो इतना रहने दीजिए आज के लिए, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे।